राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं HSSC असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर का पेपर लेकर आई हूँ। 2021 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो संगत साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, रेवाड़ी, पंचकुला, पानीपत या फिर अम्बाला। तो संगत साहिब गुरुद्वारा है ये किस जिले में स्थित है? ये अम्बाला जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम अम्बाला की बात करें तो अम्बाला से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी जो पेपर लिया गया था ग्रुप सी वाला, उसमें पूछ रखा था कि पंजोखेड़ा गुरुद्वारा जो अम्बाला के अंदर स्थित है वो किसको समर्पित है? तो वो किसको समर्पित है? वो गुरु हरकिशन साहिब को समर्पित है। पंजोखेड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। अगर हम अम्बाला की और बात करें तो सर्वाधिक बरसात कहाँ पर होती है? अम्बाला के अंदर ही होती है। अम्बाला के अंदर जो अम्बाला कैंट है, अम्बाला छावनी है, वो कब बनाई गई थी? 1843 के अंदर बनाई गई थी। और पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि जो अम्बाला छावनी है इसका निर्माण कब किया गया था? 1843 में किया गया था। सबसे बिजी रेलवे स्टेशन भी कहाँ का है? अम्बाला का ही रेलवे स्टेशन है जो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। अम्बाला के बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है। और सुषमा स्वराज का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? अम्बाला के अंदर हुआ था। जो राबाई है जो कि एक गजल गायिका है, वो भी कहाँ से संबंध रखती है? वो भी अम्बाला से संबंध रखती है। जूही चावला का संबंध भी कहाँ से है? अम्बाला से ही है। आमों की खेती के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? अम्बाला। और अगर हम अम्बाला की बात करें, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी अम्बाला के अंदर ही स्थित है। तो याद रखना, संगत साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। पंजोखेड़ा गुरुद्वारा ये भी कहाँ पर है? ये भी अम्बाला के अंदर है। और अगर हम गुरुद्वारों की बात करें तो ये तो दो याद रखने हैं अम्बाला के, संगत साहिब और पंजोखेड़ा गुरुद्वारा। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में कौन सा गुरुद्वारा है? नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। और पेपर में क्या पूछा गया था? जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है? वो घग्गर नदी की तलहटी में स्थित है, याद रखना। और किसको समर्पित है वो जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है? गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, ये भी याद रखना। गुरुद्वारों का शहर किसे बोला जाता है? कैथल को। लेकिन सबसे अधिक गुरुद्वारे कहाँ पर हैं? अम्बाला के अंदर है, याद रखना। गुरुद्वारों का शहर कौन सा है? कैथल। और कैथल के अंदर कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर है। नीम साहिब गुरुद्वारा ये भी कैथल के अंदर है। और जो नीम साहिब गुरुद्वारा है ये किसको समर्पित है? गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। दमतान साहिब गुरुद्वारा है ये कहाँ पर स्थित है? ये जींद के अंदर है। लाखन माजरा गुरुद्वारा है ये रोहतक के अंदर आता है। तो सारे के सारे गुरुद्वारे याद रखने हैं। तो याद यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संगत साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है? तो कौन से जिले की सीमा है जो राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है? करनाल, अम्बाला, यमुनानगर या फिर महेंद्रगढ़। तो करनाल, अम्बाला और यमुनानगर ये तो कहाँ पर हैं? ये तो उत्तर की साइड है, लेकिन महेंद्रगढ़ साउथ की साइड है। और राजस्थान है, हरियाणा के साथ सीमा कौन सी साइड से लगाता है? दक्षिण की साइड से लगाता है। पेपर में ये पूछा जाता है कि हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान है। और राजस्थान के साथ सीमा कौन सा बनाता है? महेंद्रगढ़। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। और जो 5 राज्य है उनमें सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है, 1262। और सबसे कम किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ, 11 किलोमीटर की। तो याद रखना, जो राजस्थान है इसके साथ सीमा कौन बनाता है? महेंद्रगढ़ बनाता है। ऑप्शन सी। अगर हम यहाँ पर महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कान्नौड़। जो कान्नौड़ ब्राह्मण है इन्होंने ही महेंद्रगढ़ को बसाया था। और नरेंद्र के बेटे महेंद्र के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? महेंद्रगढ़ रखा गया है। प्राचीन नाम क्या हो गया? कान्नौड़। और वहाँ पर कान्नौड़ का किला भी है। और कान्नौड़ का किला किसने बनवाया था? तात्या टोपे ने बनवाया था। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कान्नौड़ का किला किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे ने बनवाया था। और एक और किला है वहाँ पर, माधोगढ़ का किला, वो किसने बनवाया था? वो सवाई माधो सिंह ने बनवाया था 18वीं शताब्दी में। दोनों किले हैं, दोनों याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे ने कान्नौड़ का किला बनवाया था। माधोगढ़ का किला सवाई माधो सिंह ने बनवाया था 18वीं शताब्दी में। और महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो मैग्नीज, टंगस्टन, एस्बेस्टस, जितने भी खनिज है ना, ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर बोला जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है खनिजों का शहर कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। पहले वाला डी ग्रुप का पेपर हुआ था 2018-19 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। ज्वाला देवी का मेला भी कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। बाबा रामदेव का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था।
और महेंद्रगढ़ का एक शहर है नारनौल, जिसका प्राचीन नाम क्या था, नरराष्ट्र। पेपर में पूछा जाता है कि नरराष्ट्र, नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, नरराष्ट्र। और नारनौल के अंदर ही क्या बनाया गया है, जल महल बनाया गया है। 1591 ईस्वी में किसने बनाया था, शाह कुली खां के द्वारा जल महल बनाया गया था। नारनौल के अंदर ही शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। जो इब्राहिम सूरी है, इनके दादा हैं शेरशाह सूरी के, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। लेकिन शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ तक याद रखने हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर ही डोसी की पहाड़ियाँ स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो मैग्नीज है वो हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। अगर किसी ने नहीं पता और तुक्का लगाना है तो हमेशा महेंद्रगढ़ पर लगाना, क्योंकि ज़्यादातर खनिज हैं वे महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं। और मैग्नीज है ये भी कहाँ पर पाया जाता है, महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान वन्य जीव, पक्षी और पौधों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। तो इनमें से कौन सा अधिनियम है जो वन्य जीव और पक्षी पौधों की संरक्षण के लिए बनाया गया था। ऑप्शन से बिल्कुल आसान ऑप्शन दे रखे, इनसे पता चल जाएगा सीधा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। और 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, वहीं पर हुआ था ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और 1972 तक ये किसका टाइम था, उस टाइम पर इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था। और 1972 तक जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो कौन सा था, वो शेर हुआ करता था। लेकिन जो बाघ है उनको बचाने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम पर 1973 से, जब ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, इसके बाद 1973 से हमने जो अपना राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा घोषित कर दिया था, बाघ को घोषित किया था। तो याद रखना 1972 तक कौन सा था, शेर था। लेकिन 1973 से हमने कौन सा शुरू कर दिया, बाघ, क्योंकि उस टाइम पर बाघों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। और उस टाइम पर हम ये जो संरक्षण है ये लेकर आए थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और मेन जो अधिनियम है जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, 4-5 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट जिसमें भी आती है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण एक्ट है, 1974 का है। इनको याद रखना, कॉपी में नोट कर लेना। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1974 का। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है, 1986 का है। वन संरक्षण एक्ट 1980 का है। और एक जैव विविधता एक्ट 2002 का है। ये मेन एक्ट हैं, ये याद रखना। और एक ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। ये 4-5 एक्ट है, इनको याद रखना। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम है इसकी बात करें तो 2010 में इसको बनाया गया था, एनजीटी को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस है ये भारत में किसके द्वारा लाया गया था, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल या फिर डच। तो प्रिंटिंग प्रेस है इसका निर्माण किसने किया था, ये पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। पुर्तगाली हैं भारत में क्या क्या लेकर आए थे, तंबाकू की खेती की शुरुआत भी किसने करवाई थी, पुर्तगालियों ने करवाई थी। प्रिंटिंग प्रेस है ये भी पुर्तगाली। आलू की है वो भी किसने करे थे, पुर्तगालियों ने। और जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है कहाँ पर लगाया गया था, भारत का पहला गोवा के अंदर लगाया गया था। पेपर में एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित किया गया था, गोवा के अंदर किया गया था। अगर हम पुर्तगाली की बात करें तो सबसे पहला पुर्तगाली भारत के अंदर कौन सा आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 में। कालीकट जो बंदरगाह है वहां पर पहुंचा था 1498 में वास्को डी गामा। और जो वास्को डी गामा है भारत से क्या लेकर गया था, ये मसाले हैं, काली मिर्च, हरी मिर्च, ये सब लेकर गया था बिल्कुल सस्ते भाव में लेकर। और वहाँ पर मतलब बहुत महंगे बेचते थे, इसलिए पुर्तगाली वापस आए थे यहाँ से बेनिफिट उठाने के लिए। तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल आए थे। और सबसे लास्ट में भी कौन गए हैं, पुर्तगाल। पुर्तगाल है, इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना क्यों करी थी, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा और दमन और दीव दोनों पर कब्जा कर रखा था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद भी जो हमारा गोवा है और दमन और दीव है इन पर तय पुर्तगालियों ने कब्जा नहीं हटाया था। उसके बाद 1961 में हमने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। 1961 में पुर्तगालियों को धक्के मार के भारत से निकाला था और गोवा को आज़ाद करवाया था। आज़ाद करवा के गोवा को क्या बनाया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। उसके बाद 25वां राज्य कब घोषित किया था गोवा को, 1987 में। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और 25वां राज्य बनाया था हमारा भारत का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें पहला भारतीय कौन है जिसने गोल्ड जीता था, योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट, लीलाराम सांगवान या फिर चंदगीराम। तो पहला भारतीय कौन बना था, लीलाराम। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम है इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1928 में
हैमिल्टन शहर था कनाडा का, वहाँ से शुरू किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम। और 2022 में अभी हुए थे, 2022 में 22वें नंबर के थे। और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी? चौथी थी। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर कॉमनवेल्थ गेम है, इनका आयोजन हुआ था। इंडिया की रैंक कौन सी थी? चौथी थी, याद रखना। योगेश्वर दत्त है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध कुश्ती से है। गीता फोगाट है, इसने कॉमनवेल्थ गेम, भारत में केवल एक बार ही कॉमनवेल्थ का आयोजन हुआ है, 2010 में नई दिल्ली में किया गया था। और गीता फोगाट ने क्या जीता था? कुश्ती के अंदर पहला पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व का पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो 2015 में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले हरियाणा में उसका जन्म हुआ था, वे कौन थे? साइना नेहवाल है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु है, इसने ओलंपिक में 2 पदक जिताने का काम किया है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये भी।